सो हे एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड आज हम थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम जब स्टार्ट करते हैं मार्केट्स को तो हमें सिर्फ प्राइस एक्शन दिख रहा होता है, राइट। एंड साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है। तो ट्रेडर जो मैक्सिमम मिस्टेक्स करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी को लेके करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे। एंड आप सबसे पहली चीज़ ना, देखो, साइकोलॉजी दो पार्ट्स में होती है, राइट। पहला पार्ट होता है आपकी साइकोलॉजी यानी सेल्फ साइकोलॉजी, राइट। दूसरा होता है मार्केट की साइकोलॉजी, राइट। मार्केट्स में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। ये ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर्स नहीं है। ये वो बायर है जो डिमांड जनरेट करता है, ये वो सेलर है जो सप्लाई जनरेट करता है, राइट। तो हमें सबसे पहले ये देखना है अपने आप को, ठीक है। क्योंकि अगर हम अपने आप को अच्छे से समझ पाएंगे तो ही हम यहाँ पे डिमांड जो क्रिएट कर रहे हैं उनको समझ पाएंगे, सप्लाई जो क्रिएट कर रहे हैं उनको समझ पाएंगे, ठीक है। देखो, मिस्टेक क्या होती है ना, मैं आपको चार्ट्स पे भी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं साइकोलॉजी का मेन फंक्शन क्या होता है, राइट। हम किस तरह फील कर रहे हैं, राइट। हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से हमें क्या हमारे अंदर कॉन्फिडेंट है जब हम ट्रेड कर रहे हैं, या हम ओवरऑल कर क्या रहे हैं मार्केट्स में, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझे, राइट, इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है माइंडसेट, ठीक है। आपका माइंडसेट किस तरह का है, ठीक है। क्या आप यहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हो, ठीक है, या आप कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव हो रहे हो, ठीक है, या फिर आप इलॉजिकल ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। या तो लॉजिकल ट्रेड होगी या फिर इलॉजिकल ट्रेड होगी, करेक्ट। इन्हीं में से कोई ना कोई ट्रेड आप कर रहे होंगे। एंड आप ये कैसे पता लगाओगे, जब आप एक्चुअल में अपने ट्रेड को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, उसका लेजर क्रिएट करोगे। एंड देन आप देखोगे क्या लॉजिक था इस ट्रेड के पीछे। एंड मैक्सिमम जो हम गलती करते हैं वो हम क्या करते हैं कि जो हमारा माइंडसेट है ना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो हमारा माइंडसेट है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे टिका हुआ है, मनी, ठीक है, यानी कि पैसे पे। और यहीं से सारी मिस्टेक्स होती हैं। याद रखिएगा, जब भी ह्यूमन माइंड की बात होगी, राइट, कहीं ना कहीं जब आप पैसे के बारे में सोचोगे, राइट, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करोगे, क्योंकि इमोशंस इसके साथ अटैच्ड है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इमोशंस। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल साइकोलॉजी बिल्ड करनी है तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे किया जाता है, सीधी चीज़, जब भी आप ट्रेड लो पैसे के बारे में मत सोचो, ठीक है। आप कैसे ना सोचे पैसे के बारे में, देखो यार, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे अगर आप रिपीट करते रहोगे ना मिस्टेक्स तो फिर पैसा नहीं बनेगा। आप सबको पता है डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होती है ना, रेजिस्टेंस, सपोर्ट कैसे बनते हैं, ये मैंने सब कुछ बेसिक्स टू एडवांस सीरीज में सिखाया हुआ है, आप सबको ये आता है। लेकिन फिर भी पैसा क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि पैसा माइंड में बन रहा है, ठीक है। चार्ट्स पे पैसा तब बनेगा जब माइंड से पैसा निकलेगा, तब वो चार्ट्स पे बनेगा, राइट। माइंड में क्या रखना है, सिर्फ लॉजिक रखना है, करेक्ट। आप खुद सोचिए, आप दिमाग में पैसा रख रहे हो, उससे पैसा बनेगा नहीं, आज तक बना नहीं बना, राइट। तभी मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो। पैसा कैसे बनेगा, आप माइंड में लॉजिक रखो, ठीक है। लॉजिक यानी कि कहाँ पे मुझे बाइंग करनी है, कहाँ पे मुझे सेलिंग करनी है, और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो, सिर्फ अपने मैक्सिमम लॉस के ऊपर। क्योंकि साइकोलॉजी तब तक बिल्ड नहीं होगी जब तक आप रिस्क को मिनिमाइज नहीं करोगे, ठीक है। और ये फैक्ट है, राइट। जब तक आपको ये पता रहेगा ना कि रिस्क अनलिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी डरेगी, ठीक है। यानी नॉट साइकोलॉजी, आपका माइंड सेट, ठीक है। जो आपका माइंड सेट है ना, वो कहीं ना कहीं आपको उसमें डर लगेगा। अब डर लगने की एक स्वाभाविक सी बात है। आपके पास अगर 10,000 रुपीज़ है, राइट, और आपने एक ट्रेड डाला जिसमें आपने लॉस नहीं सोचा कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, लेकिन आपने उसमें ले लिया 3,000 का लॉस, तो आपको क्या लगता है आप अगला ट्रेड ले पाओगे 7,000 रुपीज़ से? आप नहीं ले पाओगे। रीज़न, क्योंकि साइकोलॉजी ख़राब हो गई। रीज़न, आपका जो माइंडसेट है, राइट, वो ख़राब हो गया, ठीक है। एक बार माइंडसेट अगर बिगड़ा तो आप इन 7,000 को 10,000 नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, 10,000 से 7,000 आने में सिर्फ 30% का लॉस लगा है, लेकिन 7,000 से 10,000 जाने में अगर आप 30% का प्रॉफिट कमा भी लेते हो तो भी आप 10,000 नहीं जा पाओगे, राइट। 30% का अगर आप प्रॉफिट कमा भी लोगे तो कितना बैठेगा, 2,100, ठीक है। तो कितना हो गया, 9,100। देखो, स्टिल आप 900 रुपीज़ कम हो, ठीक है। इवन अगर आप 40% का भी प्रॉफिट कमा लोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 2,800, करेक्ट। और हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, सिर्फ 9,800। स्टिल हम 200 पॉइंट्स कम रहेंगे, राइट। तो इसलिए जब हम लॉस पे जाते हैं तो वापस से उस लेवल पे आने के लिए हमको डबल
रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। तो साइकोलॉजी बिल्ड कैसे होगी, जब आप अपने रिस्क को मैनेज कर लोगे। अब रिस्क कैसे मैनेज होगा, आपका जो भी कैपिटल है, राइट, लेट्स सपोज 20,000 आपके पास कैपिटल है ना, एटलीस्ट आप क्या करिए, आप इसको दो पार्ट पे डिवाइड करिए, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। लेकिन साइकोलॉजी इससे कैसे बिल्ड होगा, साइकोलॉजी तब बिल्ड होगा जब आपको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उतना रिस्क ले रहा हूँ जो मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है, ठीक है, जो मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है। यानी 20,000 है, अगर मैं हर ट्रेड में 500 रुपीज़ का भी लॉस लेता हूँ, और लेट्स सपोज मेरा मैं टोटल सोच रहा हूँ कि मैं 10,000 तक के स्टॉप लॉसेस ले सकता हूँ, तो आप कितनी ट्रेड ले सकते हो, आप 20 ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है। तो अगली 20 ट्रेड आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे साइकोलॉजी बिल्ड होता है, ठीक है। देखो ट्रेडर्स के साथ मिस्टेक क्या होती है ना, पहला मिस्टेक, क्योंकि कैपिटल को मैनेज करना नहीं आता है, ठीक है। आप ये मत सोचिए आपके पास कैपिटल कम है, राइट, आपको कैपिटल मैनेज नहीं आता है। अगर किसी ट्रेडर को ये लगता है कि अरे यार मेरे पास सिर्फ 10,000 का कैपिटल है, काश मेरे पास अगर 2 लाख का कैपिटल होता तो मैं बहुत बढ़िया पैसा बना लेता, मैं ऑप्शन सेल कर लेता, बहुत अच्छा पैसा बनता, नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप 10,000 की कैपिटल को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप 2 लाख की कैपिटल को भी मैनेज नहीं कर पाओगे। रीज़न, आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, ठीक है। ट्रेडर्स क्या करता है, प्राइस एक्शन के पीछे समझ रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, ट्रेडर स्ट्रैटेजीज को देख रहा है, बैक टेस्टिंग कर रहा है, लाइव मार्केट में भी ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन ओवरऑल साइकोलॉजी बिल्ड कहाँ से होगी, जब एक रिलैक्सेशन होगा आपके पास, ठीक है। और वो रिलैक्सेशन कैसे आएगा, जब आपको पता है कि मैं ज़्यादा रिस्क उठा ही नहीं रहा हूँ, और अगर ज़्यादा रिस्क नहीं उठा रहा हूँ तो नो डाउट आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ध्यान से समझे, पहले हमें क्या करना है, डिफेंसिव प्लेयर बनना है ना, पहले हमको डिफेंस सीखना है, करेक्ट। आप अगर क्रिकेट में जाओगे तो सबसे पहले डिफेंस सिखाया जाता है ना, हिटिंग थोड़ी सिखा दी जाएगी। टेस्ट मैच खिलाया जाता है सबसे पहले, तो सबसे पहले रिस्क को मैनेज करना सीखो, क्योंकि एक बार आप रिस्क को मैनेज करने में आप मास्टर बन गए तो फिर आपको रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मिलेगा, क्योंकि मार्केट उसी को पैसा देता है जो इस पैसे को मैनेज कर सकता है, ठीक है। एंड एज अ रिटेलर हमारी मिस्टेक ही क्या होती है, हमारी मिस्टेक होती है एक छोटे से कैपिटल से 10,000 से हम सीधा 5,000 के प्रॉफिट पे नज़र डाल रहे होते हैं। अगर आपको 5,000 का प्रॉफिट चाहिए तो फिर आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा 2,500 के आसपास का, या फिर 2,000 के आसपास का लेना पड़ेगा ना। क्या आप इतना रिस्क ले सकते हो, अगर एक भी लॉस हुआ आपके इस कैपिटल पे तो आपका तो कैपिटल ही नहीं बचेगा, राइट। तो हमेशा याद रखो, जब तक कैपिटल के ऊपर रिस्क रहेगा तब तक साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए अपनी कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तभी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ अपनी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी को थोड़ा चार्ट में हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये समझिए कि आपको अगर अपना एक माइंडसेट, एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट रखना है, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप अपना मैक्सिमम जो लॉस ले सकते हो उसको लिमिटेड कर दोगे, ठीक है, उसको आप लिमिटेड कर दीजिए, करेक्ट। अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो उसको लिमिटेड कर दीजिए कि मैं एक दिन में 300 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। अब आप बोलोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में 300 का लॉस इम्पॉसिबल है, बिल्कुल, क्योंकि 10,000 का कैपिटल भी प्रॉपर नहीं है। तो आप इक्विटीज़ में काम करो, ठीक है। आप ये मत सोचो कोई बात नहीं, मैं तो 10,000 के कैपिटल से ही ट्रेड करूँगा ऑप्शंस में, फाइट नहीं करना है, ठीक है। देखो फाइट नहीं करना है, हर बिजनेस के लिए एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है, हर बिजनेस के लिए। तो अगर ट्रेडिंग की बात की जाए, 10,000 से ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकते हो आप लोग, ठीक है। कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जो 10,000 से बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग और वो 10,000 से सीधा 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, नहीं जाएगा। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको थोड़ा कैपिटल चाहिए ताकि आप अपनी एक साइकोलॉजी बिल्ड कर सको। एक बार आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी, आप 2,000 से भी ट्रेड कर सकते हो, है ना, क्योंकि तब आप कह सकते हो कि आपके पास एक स्किल सेट है ना, आपके पास एक अच्छा माइंड सेट है, तो आप ज़ीरो से भी स्टार्ट करोगे तो भी आप पैसा बना लोगे। लेकिन अगर हम बात करें, हमें साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, ठीक है, तो 10,000 का कैपिटल प्रॉपर नहीं है, आपके पास कम से कम 25,000 से लेके 35,000 के बीच का कैपिटल होना चाहिए। ये मिनिमम कैपिटल है जिसमें हम थोड़ा बहुत रूल्स को चेंज करने के बाद अपने कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इससे छोटी कैपिटल को मैनेज नहीं कर सकते हो। अब किसी को अच्छी लगेगी ये बात, किसी को बुरी लगेगी, कोई फाइट करेगा वो आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन आप मैनेज नहीं कर सकते हो। हर बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है, ठीक है। आप अगर कोई आप ज़मीन खरीदना चाहते हो, उसके ऊपर होटल बनाना चाहते हो, तो ज़मीन खरीदोगे, उसका पैसा लगेगा, होटल का पैसा, बनाने का पैसा, है ना, उसको रन करने का पैसा। सेम चीज़ है, अगर यहाँ पे आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो तो ट्रेड में सबसे पहले
कितना कैपिटल आप डिप्लॉय कर रहे हो, आप कितना रिस्क ले रहे हो, राइट। ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। आपका ओवरऑल रिस्क कितना आ रहा है, जो आपके पास टोटल कैपिटल है ना, क्योंकि हो सकता है 10,000 का कैपिटल हो, किसी ट्रेड में आपका 7,000 लग रहा है, तो ओवरऑल कैपिटल के ऊपर कितने % का रिस्क आ रहा है। ओवरऑल कैपिटल के ऊपर कभी भी 1% से ऊपर का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका हम रूल चेंज करते हैं तो 3 to 4% का रिस्क आप एक ट्रेड में ले सकते हो। इसीलिए 25,000 से 35,000 का कैपिटल मिनिमम आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि 25,000 से अगर आप देखोगे तो 25,000 का 1% कितना होता है, 250 रुपीज़, सिर्फ 250 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 25,000 का है तो हम कहीं ना कहीं 1,000 का रिस्क उठा सकते हैं। लेकिन बात यह है, साइकोलॉजी बिल्ड इस तरह से नहीं होगी, है ना, कि सिर्फ हमने कैपिटल तो देख लिया एंड यहाँ पे अगर हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है और हमने सोच लिया कि हम सिर्फ 2,000 का रिस्क लेंगे एक दिन में, तो हमारी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। साइकोलॉजी बिल्ड तभी होगी जब आप एक रूल फॉलो करोगे, सिर्फ एक रूल फॉलो करना है, साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली आपकी बनती रहेगी। अभी मैंने क्या बोला, आपने रिस्क को मैनेज कर लिया है ना, ये एक हैबिट है, ये एक हैबिट है। लेकिन साइकोलॉजी बिल्ड कैसे होगी इससे, ठीक है। इस हैबिट से ये इनडायरेक्टली तो बिल्ड होगी नहीं, है ना। तो ये बिल्ड कैसे होगी, देखो, जब आपको पता है मैंने मैक्सिमम रिस्क इतना ही लेना है, तो अगली ट्रेड्स जो भी आपको मिलेंगी आप चुपचाप ट्रेड डालोगे, ठीक है। आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपने चार्ट को कैलकुलेट किया, ठीक है, आपने चार्ट्स को कैलकुलेट किया, राइट। आपने देख लिया मुझे इस लेवल पर बाइंग करना है, मार्केट आया, एक अच्छा कैंडल क्रिएट किया या जो भी आपका सेटअप है आपने बाई किया, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने लोअर लेवल्स पे लगा दिया, टारगेट आपका ये है, ठीक है, ये आपका टारगेट है। याद रखिएगा, साइकोलॉजी अगर ये नहीं करोगे तो बिल्ड नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे आपने बाइंग किया है और यहीं पे अटका हुआ है, ठीक है, तो जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा आप एग्जिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर प्राइस कंटिन्यू कर रहा है और आपके टारगेट प्राइस से पहले ये थोड़ा रिट्रेसमेंट देने लगा है, ठीक है, आप यहाँ पर भी एग्जिट नहीं करोगे, ठीक है। आप वेट करोगे अपने टारगेट्स का, और ये लाइव ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जितना भी बैक टेस्ट करना है, लाइव मार्केट में टेस्ट करना है आप कर लो, लेकिन जब आप लाइव ट्रेड डालोगे तो ही साइकोलॉजी बिल्ड होगी, ठीक है। आप इस लेवल पर एग्जिट नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपको 1:2 यहाँ पर मिल चुका है तो आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ सकते हो, ठीक है, या फिर आप 1:2 पर एग्जिट करो, तो फिर इतना बड़ा टारगेट रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी भी आपके टारगेट तक मार्केट नहीं आया है, जस्ट होल्ड द ट्रेड, ठीक है जी, उसको होल्ड करो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस रिट्रेसमेंट पे यहाँ पर एग्जिट नहीं किया और ये ट्रेड आपका टारगेट हिट करता है, तो उसके बाद होगा क्या, कॉन्फिडेंस आएगा एंड डायरेक्टली आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट बिल्ड होगा। और ये बिल्ड देखो क्यों हो रहा है ना, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक ट्रेड डाला और उस ट्रेड में आपने एक लॉजिक लगाया होगा, है ना, आपने ट्रेड डाला, कोई लॉजिकल ट्रेड डाला, राइट। मार्केट्स जब तक टारगेट को हिट नहीं किया आपने उस ट्रेड को होल्ड किया, यानी आपने बिलीव किया कि जो मैंने स्ट्रैटेजीज यहाँ पर डिप्लॉय की है, जो भी मैंने सोच के यहाँ पे ट्रेड डाला है, वो डेफिनेटली ये टारगेट तक हिट करेगा, ठीक है। एंड अगर वो टारगेट हिट होता है तो फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने देखा था ये होगा और टारगेट हिट हुआ। और इससे ये पता चलेगा कि आपको एक तो मार्केट समझ में आ रहा है, ठीक है, दूसरा आपको अपनी स्ट्रैटेजीज पर बिलीफ है, तभी आप उसको ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडर्स होते हैं, ये सपोर्ट लगा लिया, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा एक सेलिंग प्रेशर आएगा, यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। आपका स्टॉप लॉस ये है ना, वेट करो अपने स्टॉप लॉस का या फिर टारगेट तक जाने दो, ठीक है। ना यहाँ पर फियर करना है या ना यहाँ पर होप करनी है। अगर स्टॉप लॉस हिट तो क्विकली एग्जिट, यहाँ पर होप नहीं करना है। और अगर मार्केट जा रहा है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है, उसको होल्ड करना सीखो, ठीक है। लॉस बुक करना सीखो एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करना सीखो, तभी प्रॉफिट्स होंगे बड़े, वरना नहीं होंगे, है ना। जब बड़े प्रॉफिट्स होंगे तो साइकोलॉजी में भी जंप आता है, कॉन्फिडेंस में भी जंप आता है, करेक्ट। तो जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो, है ना। मार्केट जब जाएगा कंटिन्यू तब हिट करेगा, राइट। तो जब बड़ा ट्रेड आपको पकड़ना है तो एक बड़ा माइंडसेट आपको चाहिए, और वो कैसे मिलेगा, जब आप बिलीव करोगे अपनी ट्रेड्स के ऊपर, जब आप बिलीव करोगे अपने सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जब आप बिलीव करोगे जो भी आपका सेटअप है, ठीक है, उसके ऊपर। अब सेटअप कैसे बनेगा, आप किसी भी चीज़ के ऊपर काम करो। प्राइस एक्शन के ऊपर मैं फटाफट क्विकली बता देता हूँ, देन उसके बाद सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायर एंड सेलर का साइकोलॉजी, ठीक है।
अगर प्राइस एक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले देखो सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे। अब सपोर्ट इन द सेंस आप पहले मार्केट स्ट्रक्चर का सपोर्ट देखो, ठीक है। रेजिस्टेंस में आप मार्केट स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस देखो। टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है, 30 मिनट्स का, ठीक है। यहाँ पे भी जो टाइम फ्रेम रहेगा वो कितना रहेगा, 30 मिनट्स का, राइट। अब आप सपोर्ट देखोगे क्या, इस मार्केट स्ट्रक्चर में जो सपोर्ट आएगा, ठीक है, यानी कि बिहेवियर का सपोर्ट लेवल, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि जो मार्केट स्ट्रक्चर में जो बिहेवियर हो रहा है उसमें रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे है, ठीक है। अब आप इसको ऑब्जर्व करिए, राइट। एंड यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी की लेवल्स, करेक्ट। याद रखिएगा की लेवल्स, अगर कोई भी की लेवल मार्केट स्ट्रक्चर पे है, आप प्रॉपरली बिहेवियर देखिए 5 मिनट चार्ट पर, एंड देन 5 मिनट्स पे आप कंफर्मेशन ले सकते हो। किस चीज़ से कंफर्मेशन ले सकते हो, बेसिक्स टू एडवांस में मैंने बताया है। आप फिबोनाची से कंफर्मेशन ले सकते हो, वॉल्यूम प्रोफाइल से आप कंफर्मेशन ले सकते हो, एंकर्ड वी वैप से आप कंफर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। ये 3 बहुत अच्छे कंफर्मेशन टूल होते हैं, जिसमें से वॉल्यूम प्रोफाइल एंड एंकर्ड वी वैप ये दोनों बहुत पावरफुल टूल्स हैं, ठीक है। एंड फिबोनाची तो सबको पता है ये यूनिवर्सल टूल है, करेक्ट। तो ये इस तरह से जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपके पास एक सेटअप होगा। इसको 3 साल तक बैक टेस्ट करिए, लाइव मार्केट में 6 महीना उसको टेस्ट करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, कब ये स्ट्रैटेजी काम करती है, कब ये नहीं करती है, और इसमें ऑन एन एवरेज कितना टारगेट मिलता है, एंड उसी हिसाब से मार्केट में फिर इसको प्लॉट करिए, ठीक है। ये हो गया सेल्फ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। अपनी साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड करें, राइट। और ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अब अपनी साइकोलॉजी को, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल की तरह है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मार्केट के हिसाब से हमारी साइकोलॉजी कैसे बिल्ड हो रही है, करेक्ट, सिर्फ मार्केट के हिसाब से। इन रियलिटी जिस तरह के इंसान आप हो वही मार्केट में झलकेगा। अगर आप बहुत इम्पेशेंट हो, मार्केट में आपका इम्पेशेंस दिखेगा, क्योंकि आप अर्ली एंट्री करोगे, आप अर्ली एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। जिससे होगा क्या, बिग लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, बड़े लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे, एंड जो प्रॉफिट्स होंगे वो आपके बहुत छोटे होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपके अंदर एक फियर रहेगा, ठीक है, एक फियर रहेगा और एक फाइट रहेगी मार्केट्स को लेके, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। जब भी साइकोलॉजी बिल्ड होगी तो वो डिसिप्लिन से बिल्ड होगी, ठीक है, डिफॉल्ट डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो हो जाएगा डिजास्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर हम देखो यहाँ पे समझे, हमेशा याद रखो, अगर किसी भी रेंज में ये डिमांड जनरेट हुई है मार्केट की, ठीक है, बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है, अगर ये डिमांड है, आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी डिमांड जनरेट हुआ है, करेक्ट। जब तक इस स्विंग के नीचे मार्केट नहीं चला जाता आप शॉर्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप ये मत सोचो कि यहाँ पे देखो यार ये डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बना, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ। हो सकता है आप यहाँ पे डबल टॉप में यहाँ शॉर्ट करने का सोचो, क्या हुआ, मार्केट ने अगेन स्टॉप लॉस हिट कर दिया आपका, ठीक है, उसके बाद नीचे आया है, करेक्ट। सेम चीज़ यहाँ पे है, हो सकता है आप यहाँ पे एक हेल्दी रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हो, थोड़ी देर नीचे आया बट क्विकली ऊपर चला गया। हमें मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट हमें प्रूव करे, ठीक है, मार्केट हमेशा हमें प्रूव करे एज अ बायर भी और एज अ सेलर भी। क्योंकि देखो ना बायर हमारे सगे हैं ना सेलर्स हमारे सगे हैं, ना ये मार्केट हमारा है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कब मार्केट किस प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल ये 1 मिनट नहीं 30 मिनट्स का चार्ट है, तो देखो क्या चल रहा है, एक बाइंग लेवल चल रहा है, यहाँ से मार्केट शूटअप हुआ है, करेक्ट। हम तब तक शॉर्ट नहीं कर सकते जब तक जिस रेंज से मार्केट ने बाइंग किया है और जहाँ से मार्केट शूटअप हुआ है, इन दोनों रेंजेस के नीचे मार्केट सस्टेन ना करे। क्यों, क्योंकि जो लास्ट बायर है वो तो यहीं पे रहेगा। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट समझें तो जो बायर यहाँ पे है वो क्या करेगा, इस एरिया को डिफेंड करेगा, है ना। वो जब तक डिफेंड नहीं करता इस एरिया को, माफ़ कीजिएगा, वो तब तक डिफेंड करेगा इस एरिया को जब तक प्राइस इसके नीचे ना आ जाए, राइट। एंड हमें क्या करना है, हमें बायर्स एंड सेलर्स के बीच की सिर्फ फाइट को देखना है ना, कौन विन कर रहा है। यहाँ पे अगर बायर विन कर रहा है हम बाय करेंगे, यहाँ पे अगर सेलर विन कर रहा है हम सेल करेंगे, करेक्ट। तो इसके लिए हम 30 मिनट्स के चार्ट को देखते हैं, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, ठीक है। अगर आपको पूरे मार्केट का सेंटीमेंट देखना है तो आपको 30 मिनट्स का चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इस चार्ट को, अब आराम से देखो, ठीक है, इत्मीनान से देखो। ऐसा नहीं कि हमको कुछ लेवल्स मार्क कर रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं मार्केट क्या कर रहा है। एक बहुत टाइम स्पेंड हुआ, यानी एक अच्छा बेस क्रिएट हुआ। जब प्राइस इस रेंज के ऊपर आया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो वापस रीटेस्ट के लिए आया। क्या इस बेस के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, नहीं किया, ठीक है, क्विकली ऊपर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड हो रहा है, यानी अबव रेंज के आसपास देखो इसने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। और लोअर रेंज में जैसे ही आता है
ये क्विकली ऊपर चला गया था। अब जब यहाँ पे आए तो देखो इसने टाइम स्पेंड किया, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। एज अ सेलर ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब अगर हम इस बेस में, ठीक है, जो प्रीवियसली एक बेस क्रिएट हुआ है, अगर इस बेस के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ से नीचे निकलना शुरू करते हैं तो शायद हम और ज़्यादा नीचे और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप किस तरह से देख रहे हो इस मार्केट को, ये देखो आखिरी बाइंग यहाँ से तेज़ी से निकली, एग्जैक्टली इसी मार्केट को मार्केट ने हिट किया, ठीक है। इसी लेवल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्या हुआ, प्राइस नीचे गया, क्विकली एक बड़ा कैंडल आया ग्रीन कलर का। जैसे ही प्राइस ने प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन किया, ठीक है, ब्रेकडाउन किया, क्विकली प्राइस देखो अगेन ऊपर चला गया। क्या दिखा रहा है, डिमांड दिखा रहा है। मार्केट इस बेस के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने की सोच रहा है। यहाँ पे नो डाउट टाइम स्पेंड हुआ, लेकिन सपोर्ट पे हम बेचते नहीं है, नीचे जाएगा रीटेस्ट करेगा तो बाय करेंगे, राइट। यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही डिमांड के अंदर सेकेंड टाइम आया, क्विकली ऊपर निकल गया, ठीक है। इस रेंज में सेलर है, इस रेंज में बायर है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से बाइंग आ रही है। आपको करना क्या है, इस रेंज में शॉर्ट करना है, इस रेंज में बाइंग करना है, और सिर्फ ये देखना है एज अ बायर मार्केट कैसा काम कर रहा है और एज अ सेलर मार्केट कैसा काम कर रहा है। एज अ सेलर अगर हम देखो, यहाँ पे ये सेलर है, प्राइस नीचे आया लेकिन इस बेस के अंदर टाइम स्पेंड नहीं करा पाया, प्राइस अगेन इसके ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ से सेकेंड टाइम सेलिंग आई, टाइम भी स्पेंड हुआ, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं निकला प्राइस, ठीक है। अगेन हम ऊपर वाले रेंज पे आ गए, अगेन सेलिंग प्रेशर, देन बाइंग, अगेन सेलिंग, ठीक है, देन अगेन बाइंग। तो हो क्या रहा है, ये सेलर कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन से एग्जिट होने का प्लान कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्राइस लोअर रेंज में जा ही नहीं रही। जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड होगी वहीं पे मैक्सिमम सेलर्स क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, ठीक है। एक बड़ा सेलर एक बड़े बायर तक ही लेके जाएगा। तो अगर ये टाइम स्पेंड हुआ था, यहाँ वाला जो सेलर है इसका टारगेट ही क्या है कि मार्केट इस रेंज के अंदर फंसे। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा ये एक सेलिंग के लिए रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो अगेन जब ये ऊपर निकला तो मार्केट ने अपनी कंडीशन चेंज कर दी। एक बार सेलर को टाइम मिला, सेकेंड टाइम सेलर को टाइम मिला, बट सेकेंड टाइम पे देखो सेलर फेल कर रहा है। अब अगर दो बार मार्केट में सेलर्स फेल हो रहे हैं तो होगा क्या, ये बायर इस एरिया से ऊपर निकलेगा और ये सेलर और ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब ये सेलर एग्जिट करेगा तो होगा क्या, डिमांड जनरेट होगी और ये वो बायर होगा जो ऊपर जाएगा एंड इस सेलर की डिमांड को कंज्यूम करेगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इसने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई है, राइट। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, बाइंग करेगा, और जिन्होंने यहाँ पे डिमांड बनाई थी हो सकता है वो क्या करे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करे एंड देन कुछ एवरेजिंग करे, ठीक है। तो इनमें से कुछ ट्रेडर प्रॉफिट बुक करेंगे एंड कुछ ट्रेडर एवरेजिंग करेंगे, ठीक है। तो जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाके देखो फंस गया, करेक्ट, किस तरह का टाइम हुआ, इस तरह से एक प्राइस एक्शन हुआ, लेकिन अब अबव रेंज में ही मार्केट फंस गया तो क्या हो रहा है, एक बिल्डअप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक रैली के बाद एक बिल्डअप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और इस बिल्डअप के बाद ये बहुत अच्छा ट्रेड था, दोनों दिन बहुत बढ़िया ट्रेड था। तो सेंटीमेंट देखो आप, ठीक है। अगर ये सेलर एक बार कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी ये डिमांड एरिया में क्लोजिंग नहीं करा पा रहा है, सेकेंड टाइम फिर से क्लोजिंग कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट क्या कर रहा है, अगेन जंप कर दे रहा है, ठीक है। तो देर आर चांसेस कि ये सेलर कमज़ोर पड़ चुका है। तो अब इसके सेंटीमेंट्स को हर्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये चाहता है इस रेंज के नीचे जाना, बट अब ये लेके नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब है डिमांड आ रही है मार्केट्स में, राइट। तो यहाँ पर सेंटीमेंट किसके हाई हैं, बायर्स के, और कौन लूज़ कर रहा है सेंटीमेंट्स को, एज अ सेलर। इसीलिए हमको क्या देखने को मिला, ये 2 दिन एक अच्छा तेज़ी का मार्केट देखने को मिला। थोड़ा और पीछे चलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ठीक है, इस रेंज में क्या हुआ, एक अच्छे रेंज में थे हम, ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट आया, मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, डिप आया, मार्केट्स ने कंटिन्यू किया। ये मत सोचो ये टॉप कैसे पकड़ा जाए, है ना, वो बात की बात है। सिर्फ ये देखो मार्केट का सेंटीमेंट क्या जा रहा है, ये जा रहा है एक लो ब्रेक हुआ, ठीक है। इस सेलर का कौन सा टारगेट होगा कि जहाँ पे आखिरी बायर बैठा है मैं उसके नीचे मार्केट को सस्टेन करूँ। क्या हुआ, एग्जैक्टली इसी रेंज के नीचे मार्केट को सस्टेन करा दिया गया, किसने, एक सेलर ने। जहां डिमांड थी वहीं पे सेलिंग प्रेशर आ गया। आप देखो जैसे ही ये स्विंग ब्रेक हुआ क्विकली मार्केट ने फॉल किया। क्या ये बड़ा ट्रेड नहीं है, उसके बाद जैसे ही जंप आया क्विकली अगेन मार्केट ने फॉल किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमेंट हर्ट हुआ, किसका, बायर का सेंटीमेंट हर्ट हुआ, राइट। 100 का माल 80 में बायर ने खरीदा, लेकिन बायर को क्या कर रहा है, बायर को इस रेंज के ऊपर जाके अगेन इसी एरिया को दोबारा से रीगेन करना है, ठीक है। बट यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, इसीलिए प्राइस कैसे हुआ, नीचे गया। एंड जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ एक बहुत तेज़ी से सेल ऑफ आया। उसके बाद जो भी फर्स्ट पुल बैक आएगा
उसमें एक सेलिंग प्रेशर ही आएगा, है ना। फर्स्ट पुल बैक, जैसे जब तेज़ी गया तो पहले रिट्रेसमेंट पे बाइंग ही आएगी, ठीक है। सेम चीज़ जब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लो ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पे सारे हाई ब्रेक हो गए थे, ठीक है, तो ये डिमांड बन गया क्योंकि यहीं पे वो सेलर्स थे, करेक्ट। ये वो बड़े सेलर्स थे जो धीरे धीरे मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे। जब सिंगल शॉट ऊपर निकले तो जहाँ से सेलिंग शुरू हुई मार्केट ने उसी एरिया को डिमांड बना दिया, राइट। सेम चीज़ यहाँ से आखिरी डिमांड शुरू हुआ ना, तो इस रेंज में बायर्स का कॉन्फिडेंस हाई था, बट जब प्राइस इसके नीचे सस्टेन कर गया तो यही वो बायर्स थे जिन्होंने यहाँ एवरेज किया था। अब वो अपने एवरेज पॉइंट्स को भी एग्जिट करेंगे, क्यों? क्योंकि सेलर्स ज़्यादा पावरफुल है। एज अ ट्रेडर हमें हमेशा ये देखना है सेलर पावरफुल है या बायर पावरफुल है, और बाइंग कब करना है? जब सेलर यहाँ पर स्ट्रांग हो, यानी कि पावरफुल हो, ठीक है, और बायर यहाँ पर वीक पड़े, ठीक है। दोनों चीज़ें एक साथ देखनी है। जब बायर वीक पड़ेगा और सेलर पावरफुल होगा तब हमको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। जैसे यहाँ पे बायर्स ने लोअर लेवल्स पे क्लोजिंग दे दी, स्टिल यहाँ पे पॉजिटिव ही है, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था। मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला एंड ये लो ब्रेक हो गया। इस वजह से हुआ क्या, ये जो बायर था इसका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे आपने एक पुट शॉट किया हुआ है, प्राइस ऊपर गया, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मार्केट गैप डाउन, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे बैठे हो, लेकिन आप स्टिल क्या कर रहे हो, नीचे जाते हुए देख रहे हो। ये बायर यहाँ पे अपने आप को लॉस होते हुए देख रहा है, ठीक है, क्योंकि बायर मतलब वो पुट राइटर, राइट। अब धीरे धीरे अगर लॉस हो रहा है तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन से एग्जिट करेगा, ठीक है। सेम चीज़ है, राइट। कोई भी लॉस में थोड़ी अपनी पोजीशन रखेगा। जब प्राइस ऊपर गया ये कॉन्फिडेंट है, लेकिन इस डिमांड में उतना पावर नहीं है जितना इस सेलिंग प्रेशर में पावर है। तो जैसे ही मार्केट ने कंफर्म किया, आप देखो पहला पुलबैक आया, माफ़ कीजिएगा, हाँ पहला पुलबैक आया, सेलिंग प्रेशर, मार्केट अबव रेंज में कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक मार्केट लास्ट बायर की रेंज को फिर से सपोर्ट नहीं बना देता, मार्केट में बाइंग थोड़ी आएगी। मोमेंटम यहाँ से शिफ्ट हुआ ना, तो जब तक इसके नीचे है सेल ऑन राइज रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखो, करेक्ट, इस लेवल से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, राइट, लेकिन अब मार्केट अबव रेंज में सस्टेन करने लगा है, ठीक है। तो इस रेंज के ऊपर मार्केट बाय ऑन डिप्स हो जाएगा, हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस एरिया के सेलर्स के सेंटिमेंट सेट हुए हैं। तो सेम चीज़ है, देखो मार्केट में जो ऑप्शन सेलर्स बैठे हुए हैं वो ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। तो वो कब मार्केट से एग्जिट करेंगे, जब उनके लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा। बट एज अ कॉल बायर या पुट बायर, एज अ ऑप्शन बायर, हमें ओवरऑल ये समझना है बड़ा ट्रेड कब मिलेगा, जब एक ऑप्शन सेलर मार्केट से एग्जिट करेगा। और वो एग्जिट कब करेगा, आप देखो एक रेंज के जब ऊपर निकले तो इन्होंने एग्जिट शुरू किया, यहाँ पे एक रेंज के जब ऊपर निकले तो इन्होंने एग्जिट शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे अगेन हम इस रेंज में आए, अगर ये यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग जाता तो भी एक अच्छा ट्रेड बनता, बट हुआ क्या, मार्केट जैसे ही सपोर्ट रेंज में आया क्विकली जंप कर गया। क्योंकि देखो इन रेंजेस से जंप क्यों आता है, ठीक है, इस रेंज के ऊपर ये इतना पावरफुल मार्केट क्यों बढ़ा, राइट। मैंने यहाँ पे भी बताया था एक फॉलो थ्रू मिल सकता है, क्यों मिल सकता है, देखो इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक क्या है। अगर इस रेंज में फाइट हुआ है और हमको दिख रहा है डिमांड है और इस लेवल पे सेलर है, तो दोनों क्या करेंगे ना, ये सेलर इस टारगेट के लिए लड़ेगा और ये बायर इस टारगेट के लिए लड़ेगा, ठीक है। और किसी ना किसी एक को मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा और धीरे धीरे होगा क्या, इक्विलिब्रियम क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा पास में आता रहेगा और फिर किसी ना किसी एक को एग्जिट करना पड़ेगा, या तो सेलर एग्जिट करेगा या बायर एग्जिट करेगा। एंड वो हमें कैसे पता चलता है, इंटरनल की लेवल से, ठीक है। ये देखो जब प्राइस ऊपर गया तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट हेल्दी रिट्रेसमेंट पे वर्क कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करेंगे सेलर्स की, तो जब एक सेलिंग प्रेशर आएगा तो मार्केट हेल्दी पुल बैक के नीचे काम करेगा। देखो पुल बैक के नीचे ही काम हुआ तो मार्केट नीचे निकल गया, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखो, एक सेलिंग प्रेशर, एक अच्छा पुल बैक आया, ठीक है, पुल बैक के नीचे ही काम कर रहा है, यानी सेलिंग प्रेशर है मार्केट्स में। और जब तेज़ी होगी तो होगा क्या, एक हेल्दी पुल बैक के ऊपर मार्केट काम करेगा। और पुल बैक कैसे लगाते हैं, आप फिबोनाची का यूज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, इस टूल का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से चार्ट को ऑब्जर्व करना सीखो, ठीक है। क्योंकि किसी की वीडियो देखकर आप नहीं समझोगे, ठीक है, किसी की स्ट्रैटेजीज देखकर आप नहीं समझोगे ना, आप ऐसे समझोगे कि कल मार्केट में क्या होगा मैं देख लेता हूँ। जब तक चार्ट ऑब्जर्व नहीं करोगे खुद से तब तक आप नहीं समझोगे। बेसिक्स टू एडवांस में मैंने यही सिखाया है, चार्ट को ऑब्जर्व कैसे करना है, ठीक है। आप चार्ट ऑब्जर्व करो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो,
ठीक है, चाहे आपका क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे आपका इक्विटी मार्केट हो, चाहे आपका ऑप्शन मार्केट हो, हर एक जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ रहती है और वो है सेंटिमेंट्स, साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें। अगर आपने इक्विटी मार्केट में कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है, आप दुनिया की किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चार्ट रीड करना सिर्फ स्किल्स नहीं है, ये एक आर्ट है, ठीक है। बायर एंड सेलर्स के सेंटीमेंट्स को आप पकड़ रहे हो और हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे यानी बिगर पिक्चर पे मार्केट्स को देखो। कभी ये मत सोचो 5 मिनट का चार्ट देखूंगा सिर्फ इसको देख के हो जाएगा, नहीं। 1 डे से आप शुरू करो, उसके बाद 30 मिनट्स पे आओ, देन आप 5 मिनट्स पे जाओ, फिर आप 1 मिनट पे जाओ, चाहे 1 सेकंड पे जाओ, वो आपके ऊपर है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको चार्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है। 45 वीडियोज़ हैं बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ में। 45 वीडियोज़ में हर एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी है। जो कॉन्सेप्ट 5 मिनट के कैंडल पे है, सेम कॉन्सेप्ट डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, ठीक है। डेली, वीकली एंड मंथली हर एक कॉन्सेप्ट हर चार्ट पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि इस डेली चार्ट पे कोई अलग कंफर्मेशन चाहिए, वीकली पे कुछ अलग, सेम चलता है, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी सेम है। वीकली एंड मंथली पे हम इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी देख रहे हैं, डेली पे हम पोजिशनल ट्रेडर की देख रहे हैं, 5 मिनट्स पे इंट्राडे प्लेयर्स की देख रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट्स पे हम स्कैल्पर्स की देख रहे हैं। करेक्ट, साइकोलॉजी तो सबका सेम है, ठीक है, साइकोलॉजी सबका सेम है, सब प्रॉफिट के लिए बैठे हैं। ट्रैपिंग 1 डे पे भी वैसे ही होती है और 5 मिनट्स पे भी सेम होती है, बस आपको ऑब्जर्व करना सीखना है। तो हमेशा सेंटीमेंट को देखो। आखिरी सेलर यहाँ पे था ना, ऐसा क्या हुआ जब इसके ऊपर गए तो देखो इतने बड़े बड़े पावरफुल बाइंग कैंडल्स बनने लगे, ठीक है। रीज़न है उसके पीछे, आखिरी बाइंग कैंडल के 50% के ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है, रीज़न है उसके पीछे। जैसे ही मार्केट इस चैनल पैटर्न से बाहर निकला, अगेन बहुत बड़े बड़े बाइंग कैंडल्स बनने लगे, रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि कोई ना कोई अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहा है। और हमें सिर्फ एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, रिटेलर्स की बात माने तो ब्रेकआउट्स दिखता है, लेकिन एज अ इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन ट्रेडर हमें वो एरियाज पकड़ने हैं जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है या तो कोई सेलर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकता है या कोई बायर अपनी पोजीशन से एग्जिट करे, क्योंकि तभी मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिल सकता है एज अ ऑप्शन बायर। करेक्ट, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था यहाँ पे बाइंग बन सकती है कम क्वांटिटीज़ में, लेकिन जो टारगेट रहेगा एटलीस्ट जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके ऊपर का रहेगा, एंड 45,200 का फाइनल टारगेट रहेगा। मार्केट ने 45,200 का टारगेट दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो इस पूरी रेंज में मार्केट कितना टाइम स्पेंड किया, रीज़न क्योंकि 45,200 पे बहुत सारे प्लेयर्स ने पोजीशंस एग्जिट की हैं और कुछ ट्रेडर्स ने पोजीशंस बनाई हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट जब भी होगा इसका मतलब बायर की सेलर के साथ फाइट हो रही है, और साइडवेज मार्केट ही डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ निकलेगा। साइडवेज हुआ ब्रेकआउट, साइडवेज हुआ ब्रेकआउट। अगर ये साइडवेज मार्केट आपको समझना है, सेंटीमेंट देखना ही पड़ेगा, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट्स किस तरह से काम कर रहा है, कौन सा वो एरिया है जहाँ पे बायर या सेलर बैकफुट पे जाएंगे। सिर्फ ये समझिए, बैकफुट यानी कि कब उनका कॉन्फिडेंस लूज होगा, क्योंकि जब एक ऑप्शन सेलर का कॉन्फिडेंस लूज होगा तो मार्केट्स में एक रैली आएगी, ठीक है। रैली इन द सेंस या तो कॉल साइड की तरफ बहुत अच्छा रैली आएगा या पुट साइड की तरफ बहुत अच्छा रैली आएगा, ठीक है। या तो मार्केट तेज़ी में जाएगा या मंदी में जाएगा, सिर्फ तब जब एक ऑप्शन सेलर मार्केट से परेशान होगा, ठीक है। और वो आपको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। डेटा भी नहीं बताएगा, चार्ट्स बताएंगे, एंड वो आपको पता कैसे चलेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ऑप्शन सेलर जनरली पोजिशनल बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। तो जब बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट किसी भी रेंज से निकलता है, तो जब उस रेंज के मिड एरिया के ऊपर मार्केट काम करने लगेगा तो एक रैली आएगा, ठीक है। जब उस रेंज के मिड एरिया के ऊपर मार्केट काम करने लगेगा तो रैली आएगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो होपफुली इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, एंड अगर सीखने को मिला हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।